ये हमारी यूनिट 3 है और इसका नाम है एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। सबसे पहले कंसेप्ट यूईई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसका कंसेप्ट क्या है। ये कैटर करती है नीड्स को चिल्ड्रन की 6 से 14 साल के बच्चों की, हम सभी को पता है। फिर हम सभी को ये भी पता है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो लोअर प्राइमरी 1 to 5th और अपर प्राइमरी दोनों ही चीज़ों को अपने अंदर मेंशन करती है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है, तो ईच एंड एवरी चाइल्ड तक एजुकेशन को लेके जाना है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड यानी मजहब पंथ से हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी एथनिक ग्रुप, किसी भी समूह से हो और किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो उसका, इन सब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एजुकेशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस है। एजुकेशन एक हथियार है, किसके लिए, सारी ह्यूमंस की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। अगर एजुकेशन को हटा दें लाइफ से तो हमारी लाइफ मीनिंगलेस बन जाएगी। उसके बाद एजुकेशन के थ्रू हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को, स्किल्स को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी और उसमें जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी को गाइडिंग प्रिंसिपल माना गया है। तो इसीलिए ये भी हम इसी बात से भी एग्री करेंगे कि कोई भी बंदा डिप्राइव ना हो, वंचित ना रह जाए एजुकेशन को लेने से, वरना उसके साथ क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। इसलिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेटिक कंट्री। आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दें हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आई थी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाज पार्ट ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान। की जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो सारे प्लान्स का एक पार्ट है, जितनी भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। यूएई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और हमारी वॉलंटरी एजेंसीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सभी एंगेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि रीज़न क्या है। भाई इतना वर्क हो रहा है लेकिन फिर भी हम यूएई के लक्ष्य को अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो इसके कुछ ना कुछ इसके कारण रहे होंगे। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम इसको यहीं पे हम कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। मेन पॉइंट्स मैं यहीं पे बता दूंगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि जो विस्फोट है जनसंख्या का वो बहुत ज़्यादा है। हर घर तक, हर डोर स्टेप तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। जो डेवलपमेंट की रेट है वो पॉपुलेशन की जो ग्रोथिंग रेट है उससे कम है। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, उतना डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर पॉवर्टी, अब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं इंडिया में जो अपने बच्चों को बहुत लग्जरियस स्कूल में भेजना अफोर्ड नहीं कर पाते और वो अपने बच्चों को लगा देते हैं लिवलीहुड में कि कमाओ, ठीक है, काम करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चे वंचित रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। टेक्नोलॉजी की जगह हमें ह्यूमन लेबर को लगाना पड़ता है। इसमें बहुत सारे बच्चे भी वर्क करते हैं और जब वो बच्चे वहाँ वर्क करेंगे तो वो नहीं जा पाएंगे स्कूल्स में। फिर है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पीपल की जो हिली एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ तक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ जो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है इसको नहीं पहुँचा पा रहे। कहीं ना कहीं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोगों की मान्यता बन चुकी है कि जब पढ़े लिखे लोगों की नौकरी नहीं लगती तो फिर पढ़ के फ़ायदा ही क्या है। तो ये भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो एजुकेटेड यूथ है उसी को नौकरी नहीं मिल रही है। फिर है हमारा ड्रॉप आउट्स, वेस्टेज और स्टैग्नेशन, कि बच्चा एक क्लास में बार बार फेल हो रहा है या ड्रॉप आउट कर रहे हैं बच्चे। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, जेंडर बायसनेस है कि लड़कियों को हम नहीं पढ़ने दे रहे हैं कि गर्ल्स घर का काम करें। फिर हमारी लाइफ में क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है। हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। हम क्या है, नोमैड्स की तरह ज़िंदगी जीते हैं। कोई कोई लोग ट्राइब्स हैं तो एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है। लैक ऑफ एफर्ट्स ऑन वॉर फुटिंग। उसके बाद है हमारा, तो इन सब में मैंने इसी पैराग्राफ से ही एक्सप्लेन किया है, तो ऐसे मत घबराना कि मैंने इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया पूरे को। इसके जितने भी मेन पॉइंट थे मैंने सारे ऊपर बता दिए, मेन पॉइंट्स। उसके बाद है हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ। इसमें इसका टाइटल क्या था भाई, इसको हम जानेंगे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के नाम से। और इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट मेड बाय ऑफिशियल गजट। और जिस दिन ऑफिशियल गजट में ये आ गया उसी दिन से ये क्या हो गया, कम इनटू फोर्स। अब इसमें प्रावधान क्या क्या हुए, तो इसमें सबसे पहले आया कि इसमें 21 आर्टिकल 21A
पहले आर्टिकल 21 था सिर्फ, उसके बाद हमने 2002 में आर्टिकल 21A जोड़ा, जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन दिया बच्चे को, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उसका फंडामेंटल राइट बना दिया। तो जो उसके बाद हमारा आर्टिकल 45 जो हमने पढ़ा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है स्टेट का कर्तव्य है। अब इसमें एक और लाइन हमने जोड़ दी, एक और सब्स्टिट्यूट कर दी, एक नई चीज़ इसमें जोड़ी, क्या कि जो 6 ईयर से कम बच्चे हैं ना, 6 ईयर से नीचे के जो बच्चे हैं उनको ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा कौन? स्टेट। ठीक है, जो भी 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। उसके बाद 2002 में क्या दिया हम सबको पता है, इन सब में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 21A जो है वो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, और ये किसके अंतर्गत आता है? इट मेड द राइट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पार्ट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि राइट टू एजुकेशन किसके अंदर आता है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। आर्टिकल 21 में ऐसा क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और आर्टिकल 21A में हम सभी को पता है राइट टू एजुकेशन है, और ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट है। फिर 2002 में एक तीसरी चीज़ हुई, क्या? अभी तक हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी बना दी कि हर पेरेंट्स का ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। तो ये था हमारा। अब हम RTE की बात करें। RTE 2009 में 26 अगस्त 2009 में इंडियन पार्लियामेंट ने ये एक्ट को पास कर दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और इसमें ये जो एक्ट था ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात फर्स्ट टाइम 2009 में हुई। इससे सबसे पहले कब हुई इंडिया में? तो कोल्हापुर स्टेट के महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके उस टाइम पे जो रूलर थे छत्रपति शाहू महाराज, उन्होंने 1902 में ही अपने जो उनका रूरल एरिया था उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन फ्रेम कर दी थी। उसके बाद 1918 में विट्ठल भाई पटेल ने प्राइमरी एजुकेशन को बॉम्बे जो प्रोविंस था वहाँ पर एक्ट पास करके लागू कर दिया था। उसके बाद 1937 में वर्धा कमीशन आया, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, इसकी बात करी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कोटेशन बना के दे सकते हैं कि ऐसा किसने कहा, तो भी ध्यान रखना पड़ेगा। एवरी पर्सन हैज़ राइट ओवर फ्री एयर एंड वाटर। सबको हवा और पानी को फ्री में पाने का अधिकार है। ठीक वैसे ही फ्री एजुकेशन भी सबको मिलनी चाहिए, हर बच्चे का अधिकार है। तो ये लाइन किसने कही? तो ये लाइन महात्मा गांधी ने स्टेट करी। अब जो हमारा देश है वो यूएन जो है उसने डिक्लेयर करा था 1959 में चाइल्ड राइट्स के ऊपर एक उसने अपना डिक्लेरेशन दी, और जो हमारे देश था वो भी इसका पार्ट था। इसी के आगे इंडिया ने 1974 में बच्चों के ऊपर एक नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट करी। यूनिसेफ ने 2005 में एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसका नाम था चाइल्डहुड अंडर थ्रेट। इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया के 72 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो 5 से 14 ईयर्स के हैं, जो एक्सेस नहीं कर पा रहे अभी तक बेसिक एजुकेशन को। ठीक है, उसके बाद अब जो RT एक्ट था उसकी स्टडी हम नीचे ये मेन पॉइंट्स है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। राइट्स ऑफ द चाइल्ड, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीचर, स्कूल गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट एंड करिकुलम एंड इवेल्युएशन इम्परेटिव। अब राइट ऑफ द चाइल्ड की अगर हम बात करें, एज पर डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन राइट ऑफ चाइल्ड। अब UN ने कुछ राइट्स दिए हैं बच्चों के, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है राइट टू सर्वाइवल, जीवित रहने का अधिकार। राइट टू हेल्थ एंड केयर, स्वस्थ रहने का अधिकार। राइट टू नेम ऑफ नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार। ठीक है, जिस राष्ट्र में जन्म लेगा उसकी राष्ट्रीयता उसको मिलेगी। उसके बाद न्यूट्रिशन का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्रेशन का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेग्लेक्ट, कि उसकी उपेक्षा ना हो, कोई इसको नेग्लेक्ट ना करे, अपने पेरेंट्स के साथ रहने का अधिकार है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सारे अधिकार UN डिक्लेरेशन ने दिए हैं बच्चों के लिए। अब इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। 6 से 14 साल के बच्चे नेबरिंग स्कूल में फ्री और कंपलसरी रूप से पढ़ेंगे।
कोई भी चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा, कोई किसी तरह का चार्ज नहीं देंगे, कोई भी उनको एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकता पैसों के लिए कि आप पैसे नहीं दे रहे तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, ऐसे नहीं बोल सकता। उसके बाद अगर बच्चा 6 साल ईयर्स कुड नॉट कंप्लीट हिज एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर बच्चे ने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया किसी भी वजह से, तो उसको अपनी एज के अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, एडमिशन देंगे क्लासेस में। अगर उसने बीच में कोई पढ़ाई छोड़ दी इस तरह से, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर जब भी वो ट्रांसफ़र मांगेगा हम उसको ट्रांसफ़र देंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र देने का जो किससे एक्सपेक्ट करते हैं ट्रांसफ़र देना, हेड मास्टर से उस स्कूल के या फिर इंचार्ज से। उसके बाद एडमिशन के लिए जो एज प्रूफ है, अगर एज प्रूफ नहीं हुआ तब भी हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। ठीक है, अगर एडमिशन में वो लेट हो गया और लास्ट डेट चली गई एडमिशन की, तब भी हम उसको मना नहीं कर सकते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एडमिशन देंगे। तो ये सारे जो राइट हैं, हम फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते उन बच्चों को। ठीक है, हम किसी भी क्लास में नहीं रोक सकते, हम नो चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल शैल बी हेल्ड बैक इन एनी क्लास और एक्सपेल्ड फ्रॉम, और हम एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले भी उसको स्कूल से नहीं निकाल सकते। तो ये सारे बच्चों के राइट हैं। अब है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द टीचर्स। तो सबसे पहले टीचर क्या क्या ड्यूटी करेगा, क्या क्या दिया हुआ आरटी में, कि मेंटेन करेगा रेगुलरिटी को और पंचुअलिटी को, रोज स्कूल आएगा भाई। उसके बाद कंप्लीट करेगा टाइम पे सिलेबस। उसके बाद लर्निंग एबिलिटीज़ जो हैं उनको क्या करेगा, It will be our duty to access the learning abilities of each and every child, provide learning opportunities to child accordingly. उसके बाद पीटीएम टाइम पर मीटिंग करेगा उसके पेरेंट्स से। ठीक है, उसके जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, उसके बारे में उसको बताएगा, उनके पेरेंट्स को बताएगा। और बच्चे को किसी भी फियर, ट्रॉमा या एंग्जाइटी से दूर रखेगा, हेल्प करेगा हर तरह के बच्चे की। सीसी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूएशन को प्रोसीजर में लेके आएगा अपने। और उसके बाद अगर हमने अपनी परफॉर्मेंस में कोई भी चूक कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, ये भी आरटीए में कहा गया है। जो टीचर है वो सपोर्ट करेगा, सपोर्टर बनेगा आरटीए का, और एक एक्टिव एजेंट के रूप में काम करेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशंस के लिए। उसके बाद है हमारा स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोविज़न है, एक मैनेजमेंट कमेटी हम बना सकते हैं स्कूल में, जिसमें 50% जो तादाद है वो किसकी होगी, महिलाओं की होगी। और इसमें पेरेंट्स, 3rd 4th पेरेंट्स लिए जाने चाहिए। ये मॉनिटर करेंगे स्कूल कैसे वर्क कर रहा है, प्रिपेयर एंड रिकमेंड करेंगे, SDP स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे और उसको रिकमेंड करेंगे। मॉनिटर द ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, स्कूल को किस किस सोर्सेज से कौन कौन सी ग्रांट अनुदान दिए जा रहे हैं, इन सबको वो मॉनिटर करेंगे। वर्क फॉर द मिशन ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ आरटी के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में मिशन के रूप में काम करेंगे इसके लिए। अब है करिकुलम इवैल्यूएशन एंड इम्परेटिव्स। तो हम सभी को ये पता है कि जो हमारा करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की मिनिमम बेसिक स्किल्स को पूरा करे, उनके अंदर एटीट्यूड को डेवलप करे। उसके बाद हेल्पफुल हो बिल्डिंग अप चाइल्ड्स नॉलेज, पोटेंशियलिटी एंड टैलेंट। तो हमारा जो करिकुलम है वो इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद CC को हम फॉलो करें। और अगर हमने ये बोल दिया कि हम प्रमोट करेंगे हाई क्लासेस में बच्चों को, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम नेग्लेक्ट कर देंगे इवैल्यूएशन पार्ट को। इस इवैल्यूएशन पार्ट को या फिर एग्जामिनेशन को बिल्कुल पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसकी जगह में CC को इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद पास या फेल का जो सिस्टम है, कोई पास या फेल का कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि तो ये हमारे करिकुलम की बातें हैं कि बच्चे की नॉलेज को बढ़ाए, पोटेंशियलिटी को बढ़ाए। वी शुड ऑल्सो प्रमोट वेरियस स्किल्स, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी, इस तरह की चीज़ें बच्चे के अंदर आनी चाहिए।